नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका स्कॉलर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज जैसा कि आप जानते हैं हम लेकर आए हैं मॉक टेस्ट सीरीज का पेपर नंबर 025811 विद डिटेल एनालिसिस रिगार्डिंग टू रीजनिंग। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके लिए जो दिया गया है वो ब्लड रिलेशन से दिया गया है। ऐसे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन मैंने काफी सोल्व करवाए हैं आपको। जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले अपन को क्या करना होता है इन प्रश्नों में। सबसे पहले अपन को यहाँ से इस सीरीज को या इस क्वेश्चन को आपको लिखना होता है। आप लोग लिख सकते हो साइड में कि W हैज क्यों एट द रेट T एंड Y एट द रेट M परसेंटेज K परसेंटेज L। आपको अब ये देखना है कि किसका मीनिंग क्या दिया है वो लिख दो। सिंपल सिंपल चीजें जिसका जो जिस सिंबल का जो मीनिंग दिया है वो आप लोग लिख दो। जैसा कि परसेंटेज का मतलब आपको दे रखा है मदर, यानी परसेंटेज का मतलब आपको दे रखा है माँ। ठीक है। एट द रेट का मतलब आपको दे रखा है सन, यानी बेटा। एंड का मतलब आपको दे रखा है फादर, यानी पिता। और एट द रेट का मतलब अभी देख के आए थे क्या, बेटा। और हैश का मीनिंग आपको दे रखा है भाई। तो जो सिंबल के मीनिंग आपको दिए हैं वो सिंबल के मीनिंग आप लिख दो। अब प्रश्न में डायग्राम बनाना शुरू कर सकते हो तो डायग्राम बना लो, या इस अंतिम जगह पर अपने आप को रख लो, प्रश्न सोल्व हो जाता है। क्लियर है। जैसा कि इस प्रश्न में पूछा है के डब्लू से किस प्रकार संबंधित है, यानी के क्या लगता है डब्लू का। के क्या लगता है डब्लू का आपको ये बताना है। तो देखो प्रश्न को अपन यहीं से स्टार्ट करना चाहिए। बस यहाँ से आप ये जेंडर ले सकते हो कि इस पे जेंडर क्या आ जाएगा, माइनस। जेंडर क्या आ जाएगा, माइनस। क्लियर है, क्योंकि ये एल की कौन है, माँ। अब आगे देखो प्रश्न को सोल्व करने का तरीका बिना डायग्राम बनाए। जैसे ये मैं, ये मेरी माँ, ये मेरी माँ का बेटा यानी मेरा भाई, और ये मेरे भाई के पिता यानी मेरे पिता, और मेरे पिता का बेटा यानी मेरा भाई, और मेरे भाई का भाई यानी मेरा भाई। तो बेसिकली के का जो डब्लू है वो भाई है, लेकिन डब्लू के लिए के क्या होगी, बहन होगी। और आपका आंसर क्या आ गया, ए। क्लियर है। बिना डायग्राम बनाने का ये तरीका था, अदरवाइज आप इसका डायग्राम बना लो। जैसे जैसे ये कहता है इस साइड से चलते हुए के पे था माइनस। ठीक है, मैं के से स्टार्ट कर रहा हूँ। के की माँ को बना दिया क्या, एम। उसके बाद वाई को एम का बेटा बनाना है, तो ये भाई हो गया इसका। फिर टी को जो है इस वाई का पिता बनाना है, तो बेसिकली ये दोनों भी क्या हो गए, हस्बैंड वाइफ। अब क्यों जो है वो इनका बेटा है, तो टी का बेटा क्यों, तो ये भी इनका क्या आ गया, भाई आ गया। अब क्यों का भाई भी कौन है, डब्लू, तो ये भी भाई आ गया। ये डायग्राम बन गया। अब आपको क्या पूछा था, अब आपको पूछा था कि बताओ के क्या लगता है डब्लू का, तो के डब्लू की कौन होगी, सिस्टर। ये था आपका पहला प्रश्न ब्लड रिलेशन से। बिना डायग्राम बनाए भी सोल्व कर सकते हो, और डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया गया है कि किसी निश्चित कोड भाषा में पेपर को 76 के रूप में, कुकुम्बर को 86 के रूप में, तो कर्ली फ्लावर को क्या लिखा जाएगा, CAULIFLOWER को क्या लिखा जाएगा। कोडिंग से ये लिया गया प्रश्न है आपका। तो देखो पेपर से 76 कैसे आ सकता है, तो इस प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले आपको उसके जो है प्लेस वैल्यू लिखना पड़ेगा। तो P का कितना होता है 16, ई का 5, पी का 16, पी का 16, ई का 5 और आर का 18। अगर आप इस एडिशन को देखोगे तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 48, 48 और 10 58, 58 और 18 76 मेरे को प्राप्त हो रहा है। अब मैं कुकुम्बर का चेक कर लेता हूं कि क्या 86 आता है। तो आप कहोगे सर सी का कितना 3, ई का 21, सी का 3, ई का 21, उसके बाद एम का 13, बी का 2, ई का 5, आर का 18। अगर बात करें तो ये 24 हो गया, 24 और 24 48, 48
और उसके बाद अगर बात करें तो 48 और 10 58, 58 और 3 61, 61 2 63, 63 और 5 68, और 68 और 10 78, 78 8 86, यानी 86 मिल रहा है। यानी इन दोनों चीजों से ये कंफर्म हो गया है कि जो भी प्लेस वैल्यू है उनका क्या कर दो, एडिशन कर दो। और जब इनके प्लेस वैल्यू का एडिशन करेंगे तो क्या आता है, देखो सी का 1, ए का 1, यू का 21, एल का 12, आई का 9, एफ का 6, 3 1 21 12, आई का 9, एफ का 6, एल का 12, ओ का 15, डब्ल्यू का 23, ई का 5 और आर का। अगर इनके एडिशन में कहें तो 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 2 7, 7 और 9 16, 16 6 22, 22 2 24, 24 और 5 29, 29 और 3 32, 32 5 37, 37 और 8 7 और 8 5 आएगी लास्ट डिजिट, और 5 लास्ट डिजिट केवल एक में ही है, तो अब पूरा एडिशन करने की आपको जरूरत नहीं थी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपको एक सीरीज दी हुई है, और बार बार कहता हूँ ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। नॉन वर्बल सीरीज से आपका ये प्रश्न लिया गया है, और इस पैटर्न में आपको ये पहचानना है कि क्या चीजें किस तरीके से हर एक एलिमेंट में चेंज देखा गया। तो अगर मैं बात करूं इस एरो की, तो इस एरो को 90 डिग्री रोटेट किया गया, आगे भी 90 डिग्री रोटेट। तो अब ये 90 डिग्री रोटेट होकर इसका फेस इधर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए गया, बस ए ही गया, बाकी बच गए। क्लियर है बात। अब अगर बात करें इनके मूवमेंट की, तो सर्किल से मूवमेंट नहीं आया है, इसका मतलब ना इसका मूवमेंट आया है, ना इसका मूवमेंट आया है, ना इसका। चीजें चेंज क्या हुई, पहले डार्क ये था तो अब डार्क ये हो गया, उसके बाद डार्क ये हो गया, तो अब डार्क क्या हो जाएगा, ये वाला डार्क होगा। इसका मतलब बी भी ऑप्शन नहीं होगा और सी भी नहीं होगा, तो आपके पास ऑप्शन एक ही बच गया, कौन सा, डी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, एक नॉन वर्बल श्रृंखला का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं फोर्थ की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बहुत ही अच्छा प्रश्न, एक नोट करने वाला प्रश्न, एक नोट्स के रूप में हमेशा के लिए अपने रजिस्टर में इसको लॉक कर दिए जाने वाला प्रश्न, क्योंकि इसका जो लॉजिक है वो एक सामान्य लॉजिक से थोड़ा सा हटके है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। ऐसे लॉजिक के प्रश्नों को पेपर में सोल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जटिल होता है। प्रैक्टिस हो सकता है कि इस चीज को थोड़ा सा आसान कर दे, इसके अलावा इसका कोई समाधान नहीं है। प्रश्न क्या है, देखो कि 1981 से क्या है 30, 42, 57 से 107, तो 23 45 से क्या आएगा। तो देखो आया कैसे, मैं आपको लॉजिक समझाने की कोशिश करता हूं। अगर मैं 81 को देखूं, तो 81 के अंदर मुझे दिखाई देता है 3 × 27। ठीक है, अब आगे क्या किया इसने, आगे इसने ये किया कि 19 को मल्टीप्लाई बाई किया, कितने से, 3 से, इसी 3 से इसको मल्टीप्लाई किया, और ये आगे वाली संख्या है जो इसमें से क्या कर दी, माइनस। तो आपको अगली संख्या जो 30 यहां प्राप्त हो रही है वो होगी। क्लियर है भी बात। ऐसा ही लॉजिक अगर आप सेकंड में आओ तो देखो 57 को आप क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे सर 57 को लिख सकता हूँ 3 × 19। तो अगर 3 × 19 लिख सकते हो तो आपको क्या करना है, 42 से मल्टीप्लाई करना है, किसे, पहली संख्या से, 3 से, और सब्ट्रैक्ट कर देना है किसको, 19 को। तो आपको क्या प्राप्त होगा, देखो 3 दूनी 6 और 4 तिया 12, 126 माइनस 19, यानी कितना मिल जाएगा आपको, 107, जो कि आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो लॉजिक आपको समझ में आया होगा कि जो बीच वाली संख्या है उसको 3 इंटू जितना भी आता है वो लिखना है, 3 से आपको मल्टीप्लाई करना है पहले नंबर को, और उसमें से घटाना क्या है, ये वाली संख्या, ये वाली संख्या। क्लियर है। जैसे अब आंसर तक पहुंचने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 45 को अगर मैं कहूं तो मैं कह सकता हूँ 3 × 15। क्या कह सकता हूँ, 3 × 15। अगर मैं इसको 3 × 15 कह सकता हूँ, तो आगे मेरा काम क्या है, इस 23 को मल्टीप्लाई करना है कितने से,
3 से और माइनस कर देना है 15 तो ये आएगा 69 माइनस 15 और 69 माइनस 15 करेंगे तो अपन को क्या प्राप्त होगा बेटा 54 प्राप्त होगा। तो थोड़ा सा कह सकते हैं थोड़ा सा जटिल प्रश्न, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इतना सोच पाना उसी बच्चे के लिए पॉसिबल है जो आपने इन प्रश्नों को किसी ने पहले सोल्व किया हो, और कोई बच्चा ये नहीं कह सकता ये पेपर में नहीं आता है। जहां तक मुझे याद है ये CHSL आपका 2022 के अंदर पूछा हुआ प्रश्न। क्लियर है, आई बात समझ में? तो ऐसे प्रश्न भी पेपर में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे, जहां पे आपको पूछा है कि इसमें कितने राइट एंगल है। तो इन राइट एंगल को काउंट करने का तरीका मैंने आपको सिखाना है, वो ये है कि जब इस प्रकार का कोई बेसिक आपको देखने मिले कि इसमें ट्राइंगल कितने होंगे, तो इसमें ट्राइंगल होते हैं 5, यानी 1 2 3 4 और एक ये बड़ा वाला कितना 5। दूसरा बेसिक मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं कि अगर इस तरीके का ट्राइंगल मिले तो इसमें कितने ट्राइंगल होते हैं 3। क्लियर है बात? कौन सा? 1 2 और ये वाला 3। अब अगर मैं यहाँ पर काउंट करने आऊं, मान लो कि मैं इन लाइनों को भूल जाता हूँ, इन लाइनों को भूल जाता हूं तो मुझे कौन सा डायग्राम दिखता है? ये वाला। इसका मतलब इसके अंदर 5 तो होंगे ही होंगे, ठीक है। फिर आता हूं मैं इस कंसेप्ट पर, अगर मैं इसमें ट्राइंगल काउंट करना चाहूं तो मुझे 3 मिलते हैं, लेकिन एक बात ध्यान से देखना कि तीसरा ट्राइंगल आप ऑलरेडी इस 5 में गिन चुके हो। कौन सा वाला? ये बड़ा वाला। क्लियर है? तो यहां से आप 2 ही काउंट करोगे, 2 यहां से काउंट करोगे, 2 यहां से काउंट करोगे और 2 ये काउंट करोगे। क्लियर है बात? क्योंकि तीसरा अपन ने इन 5 में काउंट कर लिया है। तो यहां से आपको मिल गया 2 4 6 और 8, ठीक है। अभी तक हुए टोटल आपके ट्राइंगल 13, लेकिन काम यहीं तक खत्म नहीं होता। अपन ने इस बेसिक का इंडिविजुअल काउंट कर लिया, इस बेसिक का इंडिविजुअल काउंट कर लिया, अभी भी ट्राइंगल बचे। अच्छा, एक और रह गया बेसिक। कौन सा वाला? ये देखो, ये वाला। एक ये रह गया था और एक आपका ये रह गया था। बड़ा वाला अपन काउंट कर चुके हैं किसमें? 5 में। किसमें? इसमें। क्लियर है? तो 2 ये काउंट हो गए आपके, कितने हो गए? 15। 15 तक तो किसी को दिक्कत नहीं थी, क्योंकि अपन ने 2 बेसिक का यूज कर कर 15 काउंट किए। अब बात आती है कि इसके अलावा भी इसमें ट्राइंगल है क्या? अब इसके अलावा जो ट्राइंगल बच गए वो बच गए इन दोनों के कंसेप्ट को मिलाकर बनने वाले। कौन से ट्राइंगल? तो आप कहोगे सर ये ट्राइंगल देखो आपने काउंट नहीं किया है। कौन सा? ये। क्लियर हुई क्या बात? ये ट्राइंगल अपन ने काउंट नहीं किया था। तो एक इस साइड बनेगा और एक आपका इस साइड बनेगा, तो 2 और आएंगे, यानी इसमें 15 में 2 ऐड होकर आपके टोटल ट्राइंगल कितने आएंगे? 17। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका लिया गया वो लिया गया है एनालॉजी यानी सादृश्यता से, यानी अंकों की सादृश्यता, जो क्या कहती है कि जो रिलेशन 8 का 4 का 84 के साथ है, 13 का 23 17 19 के साथ है, वैसा ही रिलेशन 11 का किसके साथ है? होगा। क्लियर है बात? अगर मैं 4 से 84 की बात करूं तो एक कंसेप्ट तो ये बनता है कि 4 से 84 आ सकता है कैसे? 21 इंटू 4 करेंगे तो, ठीक है, यानी 21 से मल्टीप्लाई करने पर 84 मिल जाए। लेकिन क्या 13 को 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये संख्या मिलेगी क्या? बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि 10 से गुणा करोगे तो 210, ठीक है, 10 से गुणा करोगे तो 210 और 63 और ऐड कर दो तो ये तो लगभग आपके 300 के आसपास ही चीज रह गई। तो ये कंसेप्ट तो आपका नहीं बैठेगा। दूसरा कंसेप्ट क्या बन सकता है वो सोचो अब, कि 4 से 84 आने के पीछे एक लॉजिक हो सकता है कि मैं 4 का क्यूब कर लूं और 4 का क्यूब करके उसमें 20 ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाता है? 64 मिल जाता है, मिल जाता है, सॉरी 84। क्या मिल जाता है? 84 मिल जाता है। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन यही लॉजिक जब मैं इसमें लगाने गया, क्या कि 13 का तो क्यूब कर दूं और साथ ही साथ मैं कितना ऐड कर दूं? 20, तो मेरे पास 23 और 79 आ जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी
नहीं देखी गई, यह बात यहाँ पर लागू नहीं होती, क्योंकि 13 का क्यूब अगर देखोगे तो मेरे हिसाब से होता है 2197, 2197, और 2197 में आप 28 करोगे तो आपको ये नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो अब हुआ क्या है मेरे बच्चों, वो समझना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपको ये देखना था कि ये 20 कैसे आ सकता है। तो ये 20 आता है कैसे? 4 × 5 से। तो ये 4 क्या था बेसिकली? ये 4 था ये वाला 4, जिसके आगे एक संख्या आ गई। इसी तरीके से अब अगर वो लॉजिक यहां पर लगाएं कि 13 का क्यूब कर दे प्लस 13 × 12 कर दे, सॉरी 13 × 14 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 4 × 5 आगे वाली संख्या, तो 13 इंटू क्या कर दे, 14 कर दे और इनका ऐड कर दे तो आपको 2379 मिलेगा। मिलेगा क्या? देखो पहले इसको 13 को 14 से मल्टीप्लाई करो, तो 14 एकम 14, 14 दूनी 28 और 14 तिया 42, 4 गया, 14 एकम 14 और 4 28, ठीक है, तो 182। और इसको किस में ऐड कर दो? इसके क्यूब में, यानी 2197 में। जब 8 करोगे तो 7 और 2 9, 9 और 8 17 का 7, 1 1 2 और 1 3 और ये 23, 23 7 9 आपको प्राप्त होता है, यानी लॉजिक इस बार एकदम करेक्ट बैठ गया। तो बस यही आपको काम करना है 11 के साथ, यानी आपको 11 का तो क्या करना है, क्यूब, और इसमें क्या ऐड करना है, 11 × 12, यानी 11 का क्यूब करोगे तो आएगा 1331, प्लस 11 को 12 से गुणा करेंगे तो 11 × 11 तक तो 121, और फिर 121 में 11 और जुड़कर कितना आ जाएगा, 132, जो कि कितना आएगा, 3 6 3 1, यानी 1363, सॉरी 1363 या 1463, देखो ये 3 6 ओहो 4 है, 1463, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही अच्छा प्रश्न, इसका भी आप कह सकता हूं कि आप अपने नोट्स के रूप में नोटबुक में डाउनलोड कर लो, डाउनलोड नहीं सॉरी, आप इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट अगर बात करें तो प्रश्न दिया गया है कि इजी सा प्रश्न है, बार बार ऐसे प्रश्न आप देख रहे हो, बार बार एग्जामों में आते भी हैं कि दिए गए जो भी आपके नंबर्स है, जो भी वर्ड्स है, उन वर्ड्स को अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। अल्फाबेटिकली अरेंज करने का मतलब आपको पता ही है कि सबसे पहले ए वाली चीज आती है, फिर बी वाली, फिर सी वाली। लेकिन बात अगर आए कि ये तो सब में ई है पहला लेटर, तो पहला लेटर ना देखकर फिर दूसरा देखते जाते हैं, दूसरा भी सेम हो तो फिर तीसरे की ओर जाते हैं। आपको तो ये पूछा है कि कौन से क्रम में ये चीजें आएगी, तो सीधी सिंपल सी बात है, पहले ई से तो आएगा नहीं। एफ से अगर बात करें तो यहाँ पर मुझे सी दिखता है और यहाँ पे डी दिखता है, तो पहले नंबर पर तो यही आएगा, सी वाला। फिर इन दोनों में से आएगा तो डी के बाद ए आता है, तो इसकी वजह से दूसरे नंबर पर ये आएगा, और तीसरे नंबर पर आएगा आपका ये वाला। अब बात करते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन की, कि पहले 6 4 2, 6 4 2 इसमें दिख रहा है, 6 4 2 इसमें दिख रहा है, 6 4 2 इसमें दिख रहा है, 6 4 2 इसमें दिख रहा है। बड़ा ही एग्जामिनर बड़ा ही नालायक है, ये भी आपको सोल्व करना पड़ेगा। अगर इनकी बात करें तो एफ एफ तो सेम है, उसके बाद यहाँ पर ई दिख रहा है, और यहाँ पे ई, और यहाँ पे यू, और यहाँ पे यू, यानी अब पहले इन दोनों में से आएगा। अगर इन दोनों में बात करें तो ई के बाद एम और ई के बाद यू, तो अब ये आएगा 4 नंबर पे और ये आएगा 5 नंबर पे। अब अगर इनकी बात करें तो आपको पता है कि एल जो है, एल पहले आता है, यू बाद में। अच्छा एक चीज और, आ, यहां तक तो एल एल वाली चीजें, ई वाली चीजें एफ और यू, ठीक है, मैंने इसको दिया चौथा नंबर ई की वजह से, और यहाँ पे इसको दिया एल की वजह से, ठीक है, यानी फिर आएगा 5, 5 ही आएगा, 5 इसमें आ रहा है, 5 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, एक ऑप्शन एलिमिनेट हुआ है, ठीक है। अब देखो इतना कह सकते हैं कि लास्ट ही लास्ट में जो है, लास्ट ही लास्ट में जो है, एल एल वाली चीजें तो नहीं आएगी, यू वाली चीज आएगी, यानी 7 नंबर सबसे लास्ट में आएगा, तो 7 नंबर लास्ट में इसमें भी है, 7 नंबर लास्ट इसमें। बड़ा ही परेशान कर दिया इसने, तो सारी चीजें चेक करवा ली। अब है कि 3 पहले आएगा कि 1 पहले आएगा। देखो 3 पहले आएगा कि 1 पहले आएगा, आप खुद देखो कि यहाँ पे एल है, यहाँ पे एल है, यहाँ पे ई है, और यहाँ पे यू है, तो इसका मतलब पहले कौन सा आएगा, 3 नंबर आएगा। पहले क्या आएगा, 3 नंबर आएगा, उसके बाद 1 नंबर आएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा।
बड़ा ही इजी प्रश्न था आपका। क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे 8 की ओर, जहां पर आपको अल्फाबेटिक सीरीज पूछी है। अब थोड़ा सा स्पीड मोड में जाते हैं। अल्फाबेटिक सीरीज जब भी आती है तो आपको क्या लिखना होता है, इनके क्रमांक लिखने होते हैं। क्रमांक लिखोगे तो x का 24, डी का 4, एन का 14, सी का 3, फिर बी का 22, जी का 7, ओ का 15 और ई का 5। अगर यहाँ से लॉजिक समझो तो ये माइनस का 2 दिखाई देता है, ये प्लस का 3 दिखाई देता है, ये प्लस का 1 दिखाई देता है, और ये क्या दिखाई देता है, प्लस का 2 दिखाई देता है। सही है। अगर इसी लॉजिक से इसका आंसर निकालने की कोशिश करूं तो थोड़ा सा तेजी हो जाएगी। पहले इनके दो के लॉजिक भी चेक कर लो कि 18, 13, 17 और 9, और इसके आगे बात करें तो 16, 16, 18 और 11। यहाँ पे भी आपको क्या दिख रहा है, -2। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, +3। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, +1। और यहाँ पे क्या दिख रहा है, -2। तो क्या लॉजिक सेम है, -2 +3 +1 +2, -2 +3 +1 -2, यहाँ पे +2 है और यहाँ पे भी +2 है, सॉरी। ठीक है, अब लॉजिक क्लियर हो गया कि कंफर्म है कि v के बाद आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, -2। v का होता है क्रमांक 22, जी का होता है 7, ओ का होता है 15 और ई का होता है 5। यानी लॉजिक लगाने हैं -2 +3 +1 +2। तो 5 और 2 7 यानी जी आएगा, 15 और 1 16 यानी पी आएगा, 7 और 3 10 यानी क्या आएगा, जे, और इसमें से 2 घटाओगे तो 20 यानी आएगा टी। तो टी जे पी जी आपका आंसर क्या हो गया, सी। ये थी अल्फाबेटिक श्रृंखला। अब नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, कि जो रिश्ता 3 13 18 का और 29 39 और 44 का है, वही रिश्ता आपको कौन से ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। 3 से 18 तक पहुंचने की क्या कहानी हो सकती है वो देखो। 3 से 18 आप कैसे पहुंच सकते हो, सोचो थोड़ा, कि 3 से 18 पहुंचने के लिए आपको क्या करना होता है। 3 से 18 तो चलो पहुंच जाएंगे, अगर बात करें 44 तक पहुंचने की तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे आप +10 करो और आगे आपको क्या करना है, +10 करने के बाद तो आपको कैसे +5। यहाँ पर भी यही लॉजिक लग रहा है कि +10 और यहाँ पे +5। सही है। तो +10 और +5 वाली कहानी आपको देखनी है तो ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, +10 यहाँ पर भी नहीं है, +10 और 5 वाली कहानी आपको डी में देखने मिली है, यहाँ पे भी नहीं मिली, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तेजी के साथ चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कहता है कि दी गई सीरीज में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या क्या आएगा, और सीरीज बड़ी आसान दिखाई दे रही है, बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर बढ़ती हुई में क्या दिखाई दे रहा है, तो आपको सोगे ×3, ×3, ×3 तो यहाँ पे भी ×3, आगे भी ×3, ×3 करोगे तो 7 या 21 2, और 6 या 18 और 2 20 का 0, 2 5 3 15 और 17, 1701 आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखाई देगा। क्लियर है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलेंगे 11 की ओर। यहाँ पे फिर से एक अल्फाबेटिक सीरीज आ गई है, आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पूछा है, तो जो काम पहले किया है वही काम अब करना है। क्या करना है, एन के क्रमांक 14, टी का 20, आर का 18, क्यू का 17, जी का 7, ओ का 15, आई का 9 और एफ का 6। अगर बात करें लॉजिक्स देखने की तो लॉजिक क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा अजीब लॉजिक दिखाई दे रहा है कि -7 कर दिया, यहाँ पे -5 है, ठीक है, यहाँ पे -9 है, और यहाँ पे -11 है। लॉजिक थोड़ा सा पेचीदा है, तो अपन एक और चेक करेंगे जिससे अपन थोड़ा कंफर्म हो जाए। जी, अगर बात करें इन दोनों की तो आप कहोगे सर जेड का कितना 26, जे का कितना 10, जेड का 26, यू का 21। यहाँ से क्या है, तो एस 19 है, ई 5, क्यू 17 और जे 10। लॉजिक अगर यहाँ पे लगाएं तो देखो 26 से -7 हुआ है, बिल्कुल -7 हुआ है, फिर -5 ही हुआ है, बिल्कुल हुआ है, फिर देखो 26 में से क्या घटे कि 17 आ जाए, तो 6 तो ये गए 26 वाले, और 3 और पीछे चले गए तो 9 चले गए, तो -9 हुआ है, और 21 से 10 यानी -11। तो भाई एकदम लॉजिक सही है, -7 -5 -9 -11, यही लॉजिक आपको आगे लगाना है।
तो कहने का मतलब एस का क्रमांक कितना होता है, तो 19, ई का कितना होता है 5, क्यू का कितना होता है 17 और जे का कितना होता है 10। तो आपको सबसे पहले क्या लगाना होगा, -7। तो -7 करेंगे, 19 -7 करेंगे तो 12, यानी आंसर एल से स्टार्ट होगा। बिल्कुल 3 ऑप्शन में एल से है। फिर -5 करने का मतलब 0, 0 कुछ होता नहीं है तो जेड आ जाएगा, तो एल के बाद जेड आना चाहिए। अब 2 ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। आगे भी चेक कर सकते हो, फटाफट कर देता हूँ। -9, 17 -9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, 8 पे क्या आता है एच, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा -11, तो 10 तो जाएंगे ये और एक जेड जाएगा पीछे से, तो क्या जाएगा वाई। तो एल जेड एच वाई यानी ऑप्शन नंबर ए। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है कि दी गई दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। यानी 5 और 8 को अगर मैं चेंज कर दूं तो कौन सा इक्वेशन आपके लिए परफेक्ट होगा। तो अब अपन को चेक करना है, तो चेक करने का तरीका सीधा सा है कि अपन सबसे पहले सी को चेक करते हैं इस प्रश्नों में। यानी 5 और 8 को आपस में बदलना है, तो यहाँ पे अगर बदलूंगा तो यहाँ पे 8 गुणा 7 सही है, प्लस का 5 और माइनस का 3 डिवाइड बाई 1। अब मैं लगा दूंगा बोर्ड मास, यानी सबसे पहले डिवाइड सोल्व होगा तो यहाँ से 3 ही आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और ये हो जाएगा 8 7 56। 61 प्लस 5 करेंगे तो 61, 61 में से 3 जाएगा तो ये तो आपका आंसर नहीं आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी तो नहीं होगा। अब डी को अगर चेक करेंगे तो देखो ये आ गया आपका कितना, 5 पहले आ जाएगा, माइनस का 8 गुणा 2 प्लस का 6 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से आएगा 3 और यहाँ से आएगा 16 और माइनस का 5। अब ये पहले ऐड होगा तो 5 और 3 8 और माइनस का 8 आना चाहिए, तो बिल्कुल आ रहा है आपका आंसर नंबर डी। तो मैं ये कहता हूँ कि सीक्वेंस पहले सी फिर डी और फिर ए बी पर जाएं, क्योंकि एग्जामिनर आपका समय ज्यादा से ज्यादा खराब कर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं कि दी गई जो भी आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं कि जो भी आकृतियां ऑप्शन में दी गई है, ऐसी आकृति जो किससे प्राप्त हो सकती है। इतना आसान प्रश्न अंधे को भी दिख जाए तो आप कहोगे सर ऐसी आकृति तो केवल एक जगह दिखाई दे रही है, ये वाली। इसके अलावा ऐसी आकृति कहीं से ला ही नहीं सकते, तो यही आपका आंसर होगा। खत्म। शुरू होने से पहले ही क्वेश्चन नंबर 13 खत्म। क्वेश्चन नंबर 14 इस प्रकार के क्वेश्चन में मैं आपको बहुत बार करवा चुका हूँ, अपोजिट लेटर ज्ञात करने वाला। तो कहने का मतलब है कि आपको दो के पीछे पूछा है, इस बार दो के विपरीत। तो दो के विपरीत का मतलब है कि जो दो के साथ दिख रहे हैं 4 और 5 ये तो नहीं हो सकता। तो देखो इसके ऑप्शन देखो, ये एक जो है ना वो यहाँ पर है और 3 जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो देखो 4 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया क्योंकि 4 दो के साथ दिख रहा है, 5 ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, और दो के साथ क्या दिख रहा है, तो आपको होगे से दो के साथ 6 दिख रहा है और 3 दिख रहा है, तो 6 भी गया 3 भी गया, एक ही ऑप्शन बच गया क्या, एक। इस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। अदरवाइज अपन कंडीशंस लगाते जी, जो नंबर 7 में दिखते हैं वो कभी भी पीछे नहीं हो सकते। तो दो के साथ दिखने वाले 4 5 और 6 3 कभी भी विपरीत नहीं हो सकते। इस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेट करके ही अपन क्वेश्चन नंबर 14 को खत्म कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, एक आसान प्रश्न, मिरर इमेज का प्रश्न पूछा है। और मिरर इमेज में आपको पता है कि जो चीज पास में होती है वो पास में दिखाई देती है। तो सबसे पहले अगर एक एक चीज को अपन पकड़कर ऑप्शन एलिमिनेट करें, तो मैं ट्राइंगल को पकड़ता हूं तो ट्राइंगल मुझे उल्टा दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। वो भी सेंटर में ही दिखाई देगा, ऊपर नीचे नहीं होगा। तो सेंटर में ट्राइंगल आपको इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा, तो ऑप्शन ये गया है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें चेंज नहीं आया। अब आपको पता है कि ये चीज आएगी किस साइड, भाई ये तो इसके पास आएगी, यानी ये वाली चीज डार्क दिखाई देगी, इसमें भी दे रही है, इसमें भी दे रही है, इसमें भी दे रही है, इसमें भी दे रही है। अब जब चीजें सिमिलर दिखने लग जाए तो आप ये देखा करो ऑप्शन में कि क्या चीज आंसर दे सकती है। जैसा कि अभी तक ऑप्शन एलिमिनेट एक हुआ है, कौन सा, सी। तो अब आप ये देखो कि ये जो आपकी ये वाली चीज है, ये तो सब में सेम है, तो चेक करने के कोई फायदा नहीं है। ये वाली चीज भी सेम है, तो ये भी चेक करने का फायदा नहीं है। अगर बात करें इस एरो की, तो ये एरो इसमें इधर है, इसमें इधर है और इसमें इधर है, तो एक ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता है एरो से। तो आपको पता है कि इस एरो का जो फेस होगा वो इस साइड होगा, ठीक है। तो पहली एरो जो आपको दिखाई देगी वो इस साइड दिखाई देगी, वो इसमें दे रही है, इसमें दे रही है और इसमें भी दे रही है। दूसरी जो एरो है वो आपको इस साइड की जगह क्या दिखाई देगी, इस साइड दिखाई देगी।
यानी एक दूसरे की तरफ देखते हुए। ये तो एक साइड ही है, तो ऑप्शन ए भी एलिमिनेट, और ये अब बच गए ऑप्शन 2। वेरी गुड, एग्जामिनर भी बड़ा ही सयाना है। अब ए और बी में अगर देखा जाए तो फर्क क्या है दोनों ऑप्शन में, इसमें एरो इधर, इसमें एरो इधर, इसमें एरो इधर, ये केवल ये वाली चीज से फर्क आएगा, ये वाली से। तो आपको पता है कि ये अभी लेफ्ट में है, तो ये मिरर में देखने पे क्या दिखाई देगी, राइट में दिखाई देगी, लेफ्ट में दिखाई नहीं देगी, तो आपका आंसर नंबर क्या होगा, बी। ये था मिरर इमेज का थोड़ा सा अच्छा प्रश्न कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 भी आप नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो, एक नया पैटर्न आपको इस क्वेश्चन में देखने मिलेगा। ये भी आपकी एक कोडिंग है, ठीक है। कोडिंग में आपको कहा गया है कि किसी निश्चित कोड भाषा में हेल्थ इज वेल्थ को 6 to 6 एक्सरसाइज रेगुलरली को 89 कूटबद्ध किया गया है, ब्रिंगिंग गुड फूड को 544 बोला गया है। तो मुझे ये बताओ किसको बैलेंस्ड डाइट इज की को क्या लिखा जाएगा। ये एक थोड़ा सा नया पैटर्न आपको इस प्रश्न में देखने मिला है। अदरवाइज जो चाइनीज कोटिंग होती थी उससे अपन प्रश्नों को करते थे। इस प्रश्न में क्या किया गया है कि अगर आप देखो तो जो चीजें पूछी गई है वो तो इन सब में है ही नहीं, इसके अलावा कुछ भी ऐसा नहीं है जो यहाँ पर इस जो पूछी गई लाइन है उसमें है। तो सीधी सिंपल सी बात है कि यहाँ पे थोड़ा सा चीज अलग हो गई है। हेल्थ से 6 कैसे आ सकता है, तो हेल्थ से 6 आ सकता है कैसे, 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर है। इससे 2 कैसे आएगा, इसमें 2 लेटर है 1 और 2, और 1 2 3 4 5 6 से लेटर 6, यानी नंबर ऑफ लेटर आपको लिखने हैं। क्या लिखना है, नंबर ऑफ लेटर्स। नंबर ऑफ लेटर्स आपकी कोडिंग है। तो नंबर ऑफ लेटर्स की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ गया, 1 2 3 4, 4 आ गया, 1 2 2 आ गया, 1 2 3 3 आ गया। ये था एक बढ़िया पैटर्न का बढ़िया नया अलग क्वेश्चन। अक्सर बच्चे जो है इनको समझते हैं कि ऐसी कोडिंग तो सिर्फ चाइनीज कोडिंग होती है जो कहीं कॉमन देख कर अपन आंसर कर देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, एक नया चीज है। नंबर ऑफ लेटर्स जो है वो इस बार नंबर ऑफ कोडिंग में लिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन बात करते हैं 17 की, जो साइलो का दिया हुआ है। फटाफट स्टेटमेंट से आपको वेन डायग्राम बनाना होता है। बार बार कहता हूँ कि सबसे पहले स्टेटमेंट को देखो, स्टेटमेंट से डायग्राम बनाओ और फिर कंक्लूजन चेक कर लो। कुछ जी यू है, कुछ जी क्या है, यू है, और कुछ एस क्या है, यू है। तो ये आपका वेन डायग्राम बन गया। अब आपको क्या निकालना है, कंक्लूजन की। देखो एक चीज और बताई थी, अगर स्टेटमेंट में कहीं भी नहीं नहीं आया तो निष्कर्ष में नहीं नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आ रहा है तो वेन डायग्राम भी बनाने की जरूरत नहीं थी। जिस बच्चे को ये पता है कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, स्टेटमेंट्स आर पॉजिटिव, देन कंक्लूजन नेवर बी, कांट बी व्हाट, नेगेटिव, एंड वाइस वर्सा भी इसका सही है। क्लियर है। तो नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड, यानी कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलेंगे। सेलेक्ट द ओड ग्रुप ऑफ नंबर्स, यानी आपको 4 ग्रुप दिए गए हैं, 4 ग्रुप में से कौन सा जो है वो आपको अलग है ये बताना है। अगर 329 और 18 के रिलेशन की बात करूं तो मुझे एक बात दिखाई देती है कि मुझे 18 से 324 देखने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि 324 बेसिकली 18 का क्या होता है, स्क्वायर होता है, और इसमें अगर मैं 5 ऐड करूं तो मुझे 329 मिल जाता है। ऐसा ही मैं देखने मिल रहा है क्या 16 और 263 में, 16 का स्क्वायर होता है 256, और इसमें 5 ऐड करोगे तो सर 261 आएगा। ये तो बात बैठी नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 14 का स्क्वायर 196 होता है, और इसमें 5 ऐड करने पर आपको 201 मिल जाता है। इसी तरीके से 12 का स्क्वायर 144 होता है, इसमें 5 ऐड करने पर मेरे को 149 मिल जाता है। तो स्क्वायर प्लस 5 करने पर ये चीजें तो आपको प्राप्त हो रही है, लेकिन ये आपका अलग हो गया क्योंकि इसमें 5 ऐड नहीं हो रहा है, इसमें 5 से ज्यादा ऐड हो रहा है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 एक अच्छा प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 19 भी आपका एक अच्छा प्रश्न है, जहां पर आपको पूछा है कि अगर ये जो आपका कटिंग जो भी डायग्राम के पास है, इसको यहाँ से कट करके इसके ऊपर लेके आए, इसके ऊपर लेके आए, तो कौन सा ऑप्शन आप में दिखाई देगा। तो देखो जब भी आप चीजें ऊपर लेके आते हो तो आपको करना क्या है, इसका देखो ये इसका मिरर इमेज यहाँ बनाओगे तो ये मिरर इमेज से आपको ये लाइन यहाँ दिखाई देगी, इसका मिरर इमेज आएगा, फुल फुल मिरर इमेज।
जो मैं ब्लू ब्लू लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला डायग्राम बन जाएगा इसको इसके ऊपर फोल्ड करने के बाद, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिखाई नहीं दे रहा, जो कि मुझे देखो अभी मैंने ये चीज आपको देखो दिखाई है, क्लियर है। अगर यानी ये लाइन क्रॉस में तो आएगी ही आएगी, ये कंफर्म है, बी में आएगी, इसमें भी दे रखी है और इसमें नहीं दे रखी, तो ऑप्शन डी भी गया। अब देखो बी और सी में क्या अंतर है, बी और सी में अंतर है इस चीज का, किसका, ये जो लाइन है ये तो ठीक है, एक लाइन और आ रही है यहाँ पे, एक लाइन और कहाँ से आएगी, मुझे नहीं लगता कि एक लाइन और कहीं से आएगी, एक लाइन कहीं और से आएगी नहीं इसके अंदर, ये वाली लाइन कहीं से नहीं आएगी, क्योंकि इसका मिरर इमेज ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, तो सी भी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन नंबर क्या आएगा आपका, बी आएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19 मिरर इमेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। चार समूहों में से कुछ आपकी समानताएं, एक आपका क्या है, अलग है। तो समानताएं क्या है उसको देखने के लिए आपको इनके क्रमांक लिखने होंगे, तो ये 21 है, ये 22 और ये डी का कितना 4। दूसरा है 16, 17 और ये कितना है 9। यहाँ पे कितना है तो आप कहोगे सर 10, 11 और 26। और यहाँ पे कितना है 5, 6 और 20। 5, 6, 20 की बात करें तो +1 दिखाई देता है और +14 यहाँ दिखाई देता है। यहाँ पे भी +1 दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पे मेरे को +15 दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है +1। और 14 और 17 की बात करें तो 17 में अगर मैं 14 ऐड करूँ तो 7 और 4 11 का 1, 1 और 31 मुझे दिखाई देगा, समझ गए। क्योंकि अगर 14 या फिर क्या ऐड होगा, 15 ऐड होगा। तो देखो ऐसी बात बैठ नहीं रही है, ऐसी बात बैठ नहीं रही है, नहीं बैठ रही ना, क्योंकि आप इसमें भी ये चीज अलग है, क्योंकि 17 और 9 कितना हो गया, 17 और 9 तो ये तो आपका या तो हो गया 3, 31 जाने का मतलब हो गया कितना, 17 में 31 जोड़ दिया तो +14 हो गया क्या, बिल्कुल +14 ही हो गया। 17 और 14 31 हो गया, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे भी +1 दिखाई दे रहा है। और 22 में अगर मैं ऐड करूँ 14 को, 22 में 14 को ऐड करूँ तो ये आता है 6 और 3 यानी 36 दिखाई देता है। तो 36 यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है मुझे, 36 दिखाई नहीं दे रहा है, क्लियर है। तो लॉजिक कुछ और है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो ऐसे आपका आंसर नहीं आएगा जो अपन लॉजिक लगा रहे हैं, ठीक है। जो भी लॉजिक लगाया वो बात अभी तक बैठी नहीं, यानी मैं कह सकता हूँ ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही शानदार, आप कॉपी में नोट डाउन करें। देखो ये लॉजिक नहीं है इस बार कि मैं डिफरेंस देख के मैं आंसर कर दूं, ये लॉजिक यहाँ पे नहीं लग रहा, मैंने आपके सामने लगा के दिखा दिया, ऐसे लॉजिक से आपके आंसर नहीं आ रहे। तो सर क्या लॉजिक है इसके अंदर, लॉजिक बड़ा ही शानदार है, सुनना मेरी बात ध्यान से। 21 और 4 को ऐड करो तो आपको क्या मिलता है 25। यहाँ पे भी 16 और 9 को ऐड करो तो कितना मिलता है 25। यहाँ पे लेकिन 10 और 26 को ऐड करने पे मिल रहा है 26, और यहाँ पे 25 और 20, 5 और 20 को ऐड करने पे मिल रहा है 25। और यहाँ पर जो है वो +1 देखने मिल रहा है, यहाँ पे भी +1 देखने मिल रहा है, यहाँ पे भी +1 और यहाँ पे भी +1। तो कहने का मतलब है कि ये तीन में आपको सिमिलरिटी दिखाई देती है, ये आपका अलग, बड़ा ही शानदार, पहली और तीसरी का यूज करके इस बार आंसर किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी जे के जेड इनमें सब में अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 फिर से आपका एक नॉन वर्बल श्रृंखला का क्वेश्चन लिया गया है, और ये भी एक अच्छा क्वेश्चन मैं आपको कह सकता हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे, सुनिए बात को। अगर बात करें इस आकृति की, तो ये आकृति पहले सेंटर में थी, अभी भी सर्किल सेंटर में, अब कोने पे, अब कोने पे, अब सेंटर में, तो आगे भी सेंटर में आएगा, क्योंकि दो दो को लेके चल रहा है, 2 बार सेंटर में, 2 बार कोने में, तो अब 2 बार सेंटर में, तो सेंटर में ये सारी चीजें, बिल्कुल ठीक है। अगर इसकी बात करें तो ये एक चीज यहां से यहां है, सिर्फ रोटेशन, रोटेशन 90 डिग्री, फिर ये इधर आ गया, ठीक है, और फिर ये इधर चला गया, फिर से इसका रोटेशन 90 डिग्री कर दिया, यानी 2 बार इसको ऊपर कोने पे देखा गया है, तो 2 बार इसको यहाँ पर देखा गया है। अब 2 बार आपको कहाँ देखना मिलेगा, यहाँ पर देखने मिलेगा विथ 90 डिग्री रोटेशन। विथ 90 डिग्री रोटेशन की अगर बात करें तो रोटेशन 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज था, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका एंटी क्लॉकवाइज करोगे तो किधर दिखाई देगा, नीचे की ओर, ये छोटी वाली लाइन इधर आ जाएगी, यानी ये 90 डिग्री रोटेशन हो जाएगा, ठीक है।
ये वाली चीज किस में देखने मिल, तो आप कह रहे हो सर इसमें तो ये वाली चीज नहीं है, लेकिन बाकी 3 ऑप्शन में ये की ये चीज है। यहाँ तक भी आंसर नहीं कर पाए। अब आंसर कैसे होगा? सुनो मेरी बात, ये दोनों सेंटर में तो जरूर लिया था, लेकिन देखो यहाँ पूरा, यहाँ आधा, यहाँ पूरा, यहाँ आधा, तो यहाँ पूरा डार्क तो यहाँ आधा डार्क आएगा। आधा डार्क सभी में लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। आधा डार्क कैसे करता है, जैसे ये पहले अगर मान लो मैं इसको 2 पार्ट मान लूं, तो इसने ऊपर वाले से ये गायब किया, सही है। फिर फिर क्या किया इसने, देखो ये जब अल्टरनेट की बात करें, आधे वाले में अल्टरनेट की बात करें, तो एक बार नीचे की ओर है तो एक बार ऊपर की ओर है, तो इस बार क्या दिखाई देगा, नीचे की ओर दिखाई देगा, नीचे की ओर दिखाई देगा। यानी नीचे की ओर दिखाई देने का मतलब है ए भी गया। अभी भी सी की ओर दिखाई देगा या डी की ओर, अभी भी कंफर्म नहीं हुआ। लेकिन इसमें और सिमिलरिटी देखा जाए तो देखो, इसने इसी चीज को यहाँ डार्क यानी पोजीशन नहीं बदली है, पोजीशन नहीं बदली है, तो इसका मतलब इस नेक्स्ट जो आएगा वो भी नीचे की ओर इधर ही आएगा, इस साइड नहीं जाएगा, इधर ही आएगा, इस साइड नहीं जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी भी सी में दिखाई दे रहा है। डी में आपका राइट साइड चला गया, ऑप्शन डी भी ले। बड़ा ही शानदार नॉन ब्रल का ये प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं, जहां पर आपको एक सिंपल सी इक्वेशन सोल्व करनी है बोर्ड मास के थ्रू। जो चीजें दी हैं उसको चेंज कर दो, क्लियर है। प्लस का अर्थ माइनस कर दो, माइनस का अर्थ गुणा कर दो, और बाकी चीजें चेंज करनी नहीं है, सही है ना। ये क्या है, इफ प्लस मीन्स माइनस, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइड, और डिवाइड मीन्स प्लस, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, सब चीजें चेंज हो रही है। प्लस का मतलब माइनस, ठीक है, ये लो, देखो प्लस मीन्स माइनस, कहाँ पे प्लस है, ये रहा, तो यहाँ पे क्या कर दो माइनस, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइड, तो यहाँ पे कर दो डिवाइड, और फिर क्या बच गया, सब चेंज हो गया। ये इसके अंदर डिवाइड था, तो डिवाइड मीन्स क्या दे रखा है प्लस, तो ये प्लस, सोल्व कर दो। बोर्ड मास में सबसे पहले डिवीजन सोल्व होगा, तो कितना आ जाएगा 9, 9 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और 9 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो आ जाएगा 45। तो आपके पास इक्वेशन आ गई 65 प्लस 35 माइनस का 45। तो यहाँ से -10 और 65 में ऐड करोगे तो 55 आपका आंसर आ जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपन 23rd की ओर, जहां पर आपको एक सादृश्यता का क्वेश्चन दिया गया है, बड़ा ही आसान। तेजी के साथ इस प्रश्न को आगे करके बढ़ जाते हैं कि काइट का शेप, पतंग का शेप एक डायमंड की तरह होता है, तो बॉल का आकार किसकी तरह होगा, तो बॉल का आकार राउंड यानी गोल होगा। इजी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि जिस तरीके से मनी प्लांट का रिश्ता क्लाइंबर से है, वैसा ही रिश्ता इस 4 ऑप्शन में किसके साथ दिया गया। देखो एक तो इंग्लिश थोड़ी बहुत आनी चाहिए इस प्रश्न को करने के लिए, तो मुझे बिल्कुल नहीं आती है, क्योंकि इनके वर्ड मीनिंग जिसको पता होगा वो ये चीज कर सकता है। मनी प्लांट एक, आप जानते हैं, एक पौधा होता है जिसके ऊपर वो जो, जिस बेल कहते हैं ना हिंदी में बेल, मनी प्लांट किस पे लगता है, बेल पे, तो क्लाइंबर का मतलब क्या है, यहाँ पर बेल है, ठीक है। यानी बेल के ऊपर लगने वाली चीज, मनी प्लांट कहाँ पे लगती है, बेल पर। तो गुलाब कहाँ, श्रब यानी झाड़ियां, शायद आर साइलेंट होता है, सब बोलते हैं इसको, जहां तक मुझे आइडिया है। गुलाब की अगर बात करें तो गुलाब झाड़ियों पे लगेगा, बिल्कुल झाड़ पे ही लगेगा, कांटों पे ही लगता है गुलाब आपका। अब यहाँ पे तो मटर का ग्रीन के साथ रिश्ता तो कलर का हो गया, जबकि रिश्ता तो जो है वो मनी प्लांट का क्लाइंबर के साथ वो है कि क्लाइंबर के ऊपर मनी प्लांट लगता है। तो मटर ग्रीन है, लेकिन मटर ग्रीन पे नहीं लगता भाई। बेसिल यानी होती है तुलसी, और तुलसी पेड़ पर नहीं लगती है, प्लांट पे लगती है। पेड़ और पौधे में अंतर होता है माय डियर स्टूडेंट्स। अगर जिसको ट्रीज और प्लांट में डिफरेंस नहीं पता है तो कक्षा 2 फिर से ज्वाइन करें। क्लास 2 के अंदर अच्छे से समझाया गया है क्या तो प्लांट होते हैं और क्या ट्री होते हैं। क्लियर है, क्लास 2 की ओर मूव करना पड़ेगा। अब ये है
बाइन बोलते हैं, बनियान बोलते हैं, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसको कहते क्या है? इसको बरगद कहते हैं शायद, बरगद। और ये रूट यानी तो जड़ें होती हैं। तो यहाँ पर ये चीज अगर देखा जाए तो रोज और सब वाली चीज सही बैठती है, क्योंकि गुलाब झाड़ियों पे लगता है, जड़ें तो सभी की होती है। क्लियर है? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 24, जो कि पूरा इंग्लिश बेस्ड क्वेश्चन था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिर से एक सादृश्यता का क्वेश्चन कि 15 का रिलेशन 125 से है, 36 का रिलेशन 1728 से है। तो देखो ये दो नंबर आपको दिखने चाहिए, जिसको नंबर दिख गए उसने अपनी मौज काट ली है, और जिसको ये नंबर नहीं दिखे, भाई साहब कितनी ही मेहनत कर लेना, ये प्रश्न नहीं होने वाला। क्योंकि 1728 जो होता है वो 12 का क्यूब होता है, और 125 जो होता है वो किसका क्यूब होता है? 5 का क्यूब होता है। अब 12 कहाँ से आएगा 36 से? तो आप कहोगे सर 36 को 3 से डिवाइड कर दो तो 12 मिल जाता है। ऐसा ही यहाँ पर 15 को 3 से डिवाइड कर दो तो मुझे 5 मिल जाता है। यानी पहली संख्या में 3 का भाग देंगे और जो भी नंबर आएगा उसका क्यूब करेंगे। तो 27 में पहले 3 का भाग लगेगा जो कि 9 आएगा, फिर 9 का क्यूब करने पर 729 आएगा, यानी आंसर नंबर डी। ये था आज का डिटेल एनालिसिस विथ बेस्ट अप्रोच। आई होप आपको समझ आई होगी बातें। जय हिंद, जय भारत।